डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में मैग्नेटिक परमिएबिलिटी क्या रहता है। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी को हम ऐसे म्यू से दिखाते हैं, न्यू। ठीक है, समझ में आया ना। तो ये होता क्या है, ये न्यू यानी मैग्नेटिक परमिएबिलिटी होता क्या है। एक्चुअली ये है मेजर ऑफ डिग्री टू विच ए मैग्नेटिक फील्ड कैन पेनिट्रेट थ्रू ए मटेरियल। यानी मैग्नेटिक परमेबिलिटी हमें बताता है कि एक मटेरियल के थ्रू मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स यानी मैग्नेटिक फील्ड कितना पेनिट्रेट कर सकता है, या एक मटेरियल कितना रेजिस्ट करता है इन लाइंस को, ये भी हम मेजर कर सकते हैं। अगर मैं रिवर्स में बोल दूं तो यानी मैग्नेटिक परमेबिलिटी एक मेजर है, यानी इस एक मेजरमेंट है जो जिससे हमें पता ये चलता है कि इस मटेरियल के थ्रू मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कितनी पास होती है, किस लेवल तक पास होती है, यह हमें बताता है मैग्नेटिक परमेबिलिटी। इसका मतलब जिसमें मैग्नेटिक परमेबिलिटी ज़्यादा होगी उस मटेरियल के थ्रू मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स या मैग्नेटिक फील्ड जो है ज़्यादा पास होगा, जिसमें परमेबिलिटी कम होगी उसमें ये कम पास होगी। समझ में आया ना। अब अगर हम मैथमेटिकली इसको डिफाइन करना चाहेंगे तो कैसे कर सकते हैं। देखो, मान लीजिए हमें एक मटेरियल है, यहाँ पे इसको मैं नाम रखूंगा सपोज Z, एक मटेरियल है और यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड है। मैं इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करना चाहता हूँ, तो मैं ये मैग्नेट जो है इसके नज़दीक लाऊंगा। आपने घर पे भी ट्राई किया होगा, अगर हम किसी मैग्नेट के साथ में लोहे का कील रखेंगे, मैग्नेट के ऊपर कील रखेंगे बहुत देर के लिए, तो कुछ देर के बाद में ये कील जो है ना इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है, यानी इसके अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होता है। इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड जिसको आप कहते हैं। ये मान लीजिए ये है मैग्नेट, इसको रखूंगा मैं नाम M। इसके नज़दीक रखता हूँ मैं ये लोहे के रॉड जिसका नाम है Z। इसका जो फील्ड है उस फील्ड को नाम रखूंगा मैं H मीन्स एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। और इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसमें कितना मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होता है वो मैं देखूंगा। और इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड जो है, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, उसको दिखाऊंगा मैं B से। वो अगर मुझे मेजर करना हो तो वो कैसे पता चलेगा। देखो, वो पता चलेगा ऐसा, जितना ये मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा उतना इसमें मैग्नेटिक इंडक्शन ज़्यादा होगा, यानी इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा। यानी जितना ये मैग्नेट ताकतवर ज़्यादा होगा उतना ये इसको भी मैग्नेटाइज करेगा, यानी इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करेगा। समझ में आया ना। तो फिर मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H। समझ में आया। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H। H मीन्स क्या है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। मैं सिंपल सी बात समझाता हूं आपको। सपोज मेरे पास में दो मैग्नेट, एक है कमजोर मैग्नेट, दूसरा है पावरफुल मैग्नेट। ठीक है, इसको मैं लिखूंगा वीक मैग्नेट, इसको मैं लिखूंगा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। इसके सामने भी एक कील रखता हूं, इसके सामने भी एक इतना ही बड़ा कील रखता हूं। 1 घंटे के लिए रखता हूं मैं इनको नज़दीक। उसके बाद में देखता हूं मैं इस कील में और इस कील में दोनों में मैग्नेटिक फील्ड, या मैं बोलूँगा इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड किस में ज़्यादा है, इन्हें कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन गया। तो आप बोलेंगे कि यही बन गया। क्यों ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा, क्योंकि मैंने इसको स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के साथ में रखा है। तो इसका मतलब इसमें जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, बाहर से जो मैंने मैग्नेटिक फील्ड लगाया वो ज़्यादा है, इसलिए इसमें इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड भी ज़्यादा बनेगा, इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा बनेगा। समझ में आया ना। यहाँ पे कमज़ोर है तो इसमें भी कम मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो फिर मैं ये कह सकता हूँ कि जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आया। या मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ, बीटा इज इक्वल टू, मैं एक कांस्टेंट लगाता हूँ, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जिसको कहता हूँ मैं म्यू।
इनटू करेंगे हम एच, प्रोपोर्शनलिटी खत्म, ने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाया। ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है इसी को बोलता हूं मैं मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। क्या बोलता हूं? मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। इसका मतलब ये हुआ कि इस सब्सटेंस में मैग्नेटिक फील्ड जो इंड्यूस होगा वो दो चीजों पर डिपेंड करेगा। एक डिपेंड करेगा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कितना लगाया मैंने, दूसरा डिपेंड करेगा कि इस सब्सटेंस में अंदर कितनी क्षमता है, ये कितने मैग्नेटिक फील्ड को अंदर आने देता है, यानी पेनिट्रेट होने देता है। समझ में आया ना? इसी को कहते हैं मैग्नेटिक परमेबिलिटी, यानी इसमें पेनिट्रेट कितना होने देता है, ये किस डिग्री किस लेवल तक ये मैग्नेटिक लाइन इसको अंदर आने देता है। समझ में आया ना? अब अगर मैं ये म्यू डिफाइन करना चाहूंगा तो म्यू को कैसे डिफाइन करेंगे? मैं लिखूंगा, सॉरी न्यू को डिफाइन करेंगे हम ऐसे, इसको इधर लेके आओ, ये बन जाएगा B डिवाइड बाय H, हो गया डिफाइन। सो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि मैग्नेटिक परमिएबिलिटी क्या है, आप क्या बोलेंगे? ये है रेशियो ऑफ इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड एंड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, या इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड डिवाइड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आया? यानी अगर मैं इसको अब डिफाइन करना चाहूंगा, अब मैं इजीली कर सकता हूं इसको डिफाइन, इट इज रेशियो ऑफ इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड एंड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड या अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। तो मैं लिखूंगा रेशियो ऑफ इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड एंड अप्लाइड या एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आया ना? इसको कहते हैं म्यू, यानी परमिएबिलिटी, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। क्लियर? यहां तक तो समझ में आया? शाबाश। अब देखो, अगर मैं वैक्यूम ले लूं, वैक्यूम की जो परमिएबिलिटी है वो रहती है, उसको हम दिखा सकते हैं म्यू जीरो, क्योंकि उसमें कुछ भी परमिएबिलिटी, यानी उसका, या मैं बोलूँगा स्टैंडर्ड लूँगा मैं उसको मैं बोलूँगा स्टैंडर्ड, इसको लिखूँगा म्यू नॉट या म्यू ओ, एक स्टैंडर्ड। ये क्या है? ये है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, ऑफ वैक्यूम, या एयर भी बोल सकते हैं, ठीक है, या एयर। और याद रखना ये जो है ना, ये बराबर रहता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 हेनरी पर मीटर, तो इसका मतलब इसका जो यूनिट वो आ गया हेनरी पर मीटर। समझ में आया ना? हेनरी पर मीटर इसका यूनिट आ गया। किसका? इसका म्यू नॉट का, यानी परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम। और ये कितना रहता है? ये इतना रहता है। अब अगर मैं आपसे पूछूं मैग्नेटिक परमिएबिलिटी का यूनिट क्या है, तो आप सीधा बोलेंगे मैग्नेटिक परमिएबिलिटी का यूनिट जो है वो आएगा हेनरी पर मीटर। समझ में आया? शाबाश। यहां तक तो क्लियर है। अब आप सोचेंगे ये क्यों बनाया मैंने, ये हमें काम में आएगा। ये जो परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है ना, ये हमारे काम में आएगा, क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड लेंगे, स्टैंडर्ड परमेबिलिटी, जिसका वैल्यू फिक्स है। बाकी चीज़ों का जो वैल्यू है वो चेंज होता है, यानी बाकी चीज़ों की जो परमेबिलिटी है वो चेंज होती रहती है। अब मैं कोशिश करूँगा इस परमेबिलिटी को, किसी भी सब्सटेंस की परमेबिलिटी को इसके फॉर्म में डिफाइन करने की। देखो ये जो म्यू है ना, म्यू यानी परमेबिलिटी, ये हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। मैं लिखूंगा परमेबिलिटी ऑफ ए मटेरियल, किसी भी मटेरियल का परमेबिलिटी इज ऑल्सो, मैं लिखूंगा ऑल्सो डिफाइंड एज, ताकि हमें आगे जो है ना वो आसानी हो जाए। और डिफाइन कैसे की जाती है? वो ऐसे की जाती है, ये जो परमिएबिलिटी है, न्यू ऑफ
एनी मटेरियल दैट इज इक्वल टू न्यू स्टैंडर्ड यानी ये वाला इनटू न्यू रिलेटिव परमेबिलिटी, इसको क्या बोलूँगा मैं, परमेबिलिटी ऑफ एनी मटेरियल। ये क्या है, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, और इसको मैं कहूँगा ये है रिलेटिव परमेबिलिटी, रिलेटिव परमेबिलिटी। याद रखना ये इक्वेशन हमारे काम की है, ये हमें आगे भी काम में आएगा। अब अगर आपसे ये कोई पूछे कि रिलेटिव परमेबिलिटी क्या है, तो आप क्या कहेंगे, रिलेटिव परमेबिलिटी यानी म्यू आर इज इक्वल टू, इसको इधर लेके जाओ, ये बन जाएगा म्यू ने परमेबिलिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, इसको हम कहते हैं रिलेटिव परमेबिलिटी। समझ में आया? फिर से दोहराऊंगा मैं, अगर मैं आपसे पूछूं रिलेटिव परमेबिलिटी किसके बराबर रहता है, म्यू आर, आप क्या कहेंगे, परमेबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस यानी रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज इक्वल टू परमेबिलिटी ऑफ दैट सब्सटेंस डिवाइड बाय परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। समझ में आया? अब अगर मैं वैक्यूम के बारे में पूछूं, वैक्यूम की रिलेटिव परमेबिलिटी क्या होगी, वैक्यूम की रिलेटिव परमेबिलिटी देखो वो आएगी परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम जो म्यू ज़ीरो के बराबर आती है डिवाइड बाय न्यू ज़ीरो, मेरे मुंह से निकलता है बार बार म्यू म्यू। ठीक, मैं पूछूंगा देयरफॉर फॉर एयर और वैक्यूम, समझ में आया ना? वैक्यूम के लिए रिलेटिव परमेबिलिटी किसके बराबर आएगी, वो आएगी म्यू और वैक्यूम की परमेबिलिटी कितनी किसके बराबर रहती है, म्यू ज़ीरो के बराबर डिवाइड बाय म्यू ज़ीरो दैट इज इक्वल टू 1। सो देयरफॉर म्यू और फॉर वैक्यूम बोलूँगा मैं, ठीक है, वैक्यूम वो किसके बराबर आता है, 1 के बराबर। ये याद रखना, न्यू और इन रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम और एयर या फ्री स्पेस वो बराबर आता है 1 की। क्लियर? अब देखो, अब ये जो परमेबिलिटी है ना, ये मैंने आपसे कहा कि ये है रेशियो ऑफ बी बाय एच। तो अब अगर मैं बी बाय एच का प्लॉट बनाऊं, ग्राफ ले लो, बी एच वाई एक्सिस पे बी यानी इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड और ये है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, फिर एक ग्राफ बनाऊं। देखो सबसे पहले अगर मैं वैक्यूम की देखूं, वैक्यूम की परमेबिलिटी, जितना आप ये बढ़ाओगे ये भी बढ़ेगा, तो ये इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। क्लियर? इसको बोलूँगा म्यू नॉट यानी परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ये एक आपको लीनियर लाइन देगा। अब अगर एक सब्सटेंस है जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को बिल्कुल पास होने देता है, यानी जिसमें परमेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो फिर मैं उसका अगर बी बाय एच यानी उसकी परमेबिलिटी अगर मैं चेक करूं तो उसकी परमेबिलिटी इस तरह बढ़ेगी। मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, उसकी परमेबिलिटी भी बढ़ेगी। समझ में है ना? ये इसको मैं कहूँगा म्यू एफ। ऐसा जो है ना, ऐसा मामला तब होता है जब मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बहुत ज़्यादा पास हों, यानी जब उसमें परमेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो। बहुत ज़्यादा परमेबिलिटी रहती है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में, ये याद रखना। तो अगर आपसे कोई ये पूछे बी बाय एच का ग्राफ कैसा आएगा, तो आप ऐसे बोलेंगे इस तरह का ग्राफ आता है, पहले अचानक बढ़ता है फिर धीरे धीरे ये कम हो जाता है। ठीक, या फिर मैं इसको थोड़ा ऐसा बनाऊंगा। अब मैं लूँगा ये फेरोमैग्नेटिक यानी जो स्ट्रांगली मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होती है। अब मैं लूँगा डायमैग्नेटिक यानी जो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट नहीं होती, उनका जो मैग्नेटिक इंडक्शन है वो बढ़ेगा लेकिन बहुत कम बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि उनमें जो परमेबिलिटी है डायमैग्नेटिक में वो बहुत कम रहती है। डायमैग्नेटिक वो सब्सटेंसेस रहती हैं जो
मैग्नेटिक फील्ड की तरफ रिपल होती है, यानी जिनको मैग्नेटिक फील्ड रिपल करता है या जो मैग्नेटिक फील्ड को रिपल करती है, यानी जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को अपने थ्रू पास होने नहीं देती। क्लियर? लेकिन अगर हम फील्ड बढ़ाएंगे, स्ट्रांग करेंगे, तो थोड़ी बहुत लाइंस पास हो सकती है। ठीक, अब रहते हैं पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक का जो म्यू है वो मैं दिखाऊंगा इसे म्यू पी, यानी ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को पास होने देती है लेकिन 100% नहीं। समझ में आया ना? ये ज़्यादा पास होने नहीं देती, इसलिए इनका जो स्लोप है ये इस वैक्यूम से ज़्यादा बनता है। डायमैग्नेटिक का कम, लेकिन फेरोमैग्नेटिक का बहुत ही ज़्यादा। क्लियर? तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है।